हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप के ऊपर पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 के ऊपर। जो ये चैप्टर है हम इसके ऊपर कंप्लीट आर्टिकल वाइज डिस्कशन करेंगे। क्या चैप्टर है, क्या इनमें आया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है सिटीजनशिप को, वो क्या प्रोविज़न है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप जिस में क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं उसको अलग से हाईलाइट कर दूंगा, आपको इंटीमेट कर दूंगा भी ये क्वेश्चन इसमें से हाईलाइट में ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इससे पहले अगर आपको इस नोट्स का इसका पीडीएफ प्रिंट चाहिए तो आप मेरे को मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी का मेरी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 इंडियन सिटीजनशिप। पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इंडियन सिटीजनशिप के रिगार्डिंग प्रोविज़न इनकॉर्पोरेटेड हैं। सिटीजन क्या है, इसका हम मीनिंग देख लेते हैं। सिटीजन मीन्स ए मेंबर और इनहैबिटेंट ऑफ ए स्टेट। किसी भी स्टेट का सदस्य या निवासी को हम सिटीजन कह सकते हैं। ये सिटीजन है वो नेचुरल पर्सन ही हो सकता है जिसके पास सिविल और पॉलिटिकल नेचर दोनों तरह के राइट वो फुल्ली एंजॉय कर सकता है। और सिटीजन कोई भी अपनी जो पोस्ट है उसको होल्ड करने का, उसको ग्रहण करने का राइट उसके पास होता है। उसके पास इलेक्शन को कंटेस्ट करने का, इलेक्शन में खड़ा होने का, वोट डालने का राइट सिटीजन के पास होता है। इसके अलावा जो भी ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी राइट हैं जो लॉफुली स्टेट प्रोवाइड कराता है, वो सारे राइट सिटीजन के पास होते हैं। राइट के अलावा सिटीजन के पास कुछ उसकी ड्यूटी होती हैं और जो ऑब्लिगेशन होती हैं जो स्टेट की तरफ सिटीजन की होती हैं। तो सिटीजन तो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग हो गया जो किसी स्टेट का मेंबर या निवासी हो सकता है। उसके अलावा जो सिटीजनशिप है वो उस स्टेट की मेंबरशिप है जो उस राइट को फुल्ली एंजॉय करने के लिए एक सिटीजनशिप को प्रोवाइड कराई जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट AIR 1963 में ये हेल्ड किया कि सिटीजन कैन ओनली बी ए नेचुरल पर्सन। सिटीजन सिर्फ एक नेचुरल पर्सन होता है। कोई भी कॉर्पोरेशन या कंपनी है उसे हम सिटीजन के तौर पे उसको सिटीजन नहीं कह सकते। सिटीजन एक इंटरनेशनल लॉ में एक कॉर्पोरेशन एक नेशनल तो हो सकती है, एक कंट्री की नेशनल तो हो सकती है, बट वो सिटीजन नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन और म्यूनिसिपल लॉ के लिए सिटीजन वर्ड है वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक नेचुरल पर्सन के लिए ही यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडियन कंपनी है वो बाहर कहीं अपनी फॉरेन कंट्री में अपना बिजनेस स्टेब्लिश करती है तो उसे इंडियन नेशनल कंपनी के तौर पे तो उसे माना जाएगा, बट उसे एक इंडियन सिटीजन नहीं कह सकते। तो उसके बाद हम इस जो पार्ट 2 है उस पूरे पार्ट को हम 7 पॉइंट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें जो फर्स्ट 3 पॉइंट है वो सिटीजनशिप कैसे ले जा सकती है उसमें रिलेटिंग है। जो बाकी की प्रोविज़न है वो रिलेटिंग है पाकिस्तान माइग्रेट जो पाकिस्तान को हुए लोग, इसमें ड्यूल सिटीजनशिप आर्टिकल 9 में दिया गया है। कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजन आर्टिकल 10 में दिया गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप लॉ, वो आर्टिकल 11 में दिया गया है। इसके अलावा हम इम्पॉर्टेंट केस लॉ है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 कहता है, ये जो मैंने आपको रेड में ये हाईलाइट किए हैं तो आप इनको इम्पॉर्टेंट नोट करके रखें। ये सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसकी हम आगे जाके मीनिंग भी देखेंगे और इस समझने के लिए प्रोविजन को ये इम्पॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 5 कहता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड A. who was born in the territory of India, or B. either of whose parents was born in the territory of India, or C. who has been ordinarily resides in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India। तो ये आर्टिकल है वो इंडियन सिटीजन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला कहता है कोई भी पर्सन जो इंडिया की टेरिटरी का डोमिसाइल है वो सिटीजन होगा, और दूसरा जो ये 3 कंडीशन कंप्लीट करता है वो इंडिया का सिटीजन होगा
कब? एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा उस टाइम पे जो लोग ये कंडीशन कंप्लीट करते होंगे जो आर्टिकल 5 में है वो इंडियन सिटीजन के तौर पे माने जाएंगे। तो आर्टिकल 5 इसको जो सिटीजन है उसको दो टाइप में कैटेगराइज करता है। तो जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे थे, नंबर 1 हु हैज अ डोमिसाइल इन द टेरिटरी, दोज हु विल मीट 3 कंडीशन मेंशन इन द आर्टिकल। मीन्स ये जो 3 कंडीशन है ए, बी और सी, ये इसको जो पूरी करता होगा और जो डोमिसाइल होगा वो इंडियन सिटीजन कहेगा। हम इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। टेरिटरी का क्या मीनिंग है? टेरिटरी ऑफ इंडिया विच इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 1 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये याद रखें, हमने जो पहले लेसन उसमें देखा था आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में जो टेरिटरी डिफाइन की है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, टेरिटरी ऑफ द यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 3 तरह की टेरिटरी आती है। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में टेरिटरी वर्ड आएगा, इंडियन टेरिटरी आएगा, तो उस मीन्स जो टेरिटरी आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में आती है। अब नेक्स्ट है एवरी पर्सन। एवरी पर्सन में इंक्लूड होता है प्रिजनर, मेंबर ऑफ आर्मड फोर्सेस एंड पर्सन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से लोग एवरी पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। तो अगर आपको उस ऑप्शन में ये ऊपर 3 के क्वेश्चन आते हैं तो नीचे डी में आपको ऑल द अबव आता है, तो आपको ऑल द अबव क्लिक करना है। अगर आपको इनमें कोई भी ऑप्शन आती है तो उसमें से आपको टिक कर देना है। उसके बाद आती है डोमिसाइल। डोमिसाइल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अब्दस समाद वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 505 पेज नंबर, इसके ऊपर डोमिसाइल का जो डेफिनेशन है वो दिया है। डोमिसाइल मीन परमानेंट होम। डोमिसाइल का मतलब परमानेंट होम है। डोमिसाइल मीन्स ए प्लेस विद विच ए पर्सन हैज फिक्स्ड एज एन हैबिटेशन ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। डोमिसाइल वो प्लेस होता है जहां पे एक पर्सन ने अपने आप को परमानेंटली फिक्स कर लिया है, पर किसी स्पेशल या टेम्परेरी पर्पस के लिए नहीं। परमानेंट वहां पे उसकी विद द इंटेंशन, प्रेजेंट इंटेंशन, उसकी इंटेंशन है वहां पे टेरिटोरियल सिस्टम है जो लॉ का, उसको अडॉप्ट करने के लिए वहां परमानेंटली स्टेब्लिश होने की अगर उसकी इंटेंशन है तो वो डोमिसाइल की डेफिनेशन में आता है। तो डोमिसाइल की डेफिनेशन में सिर्फ रेजिडेंस नहीं आएगा। डोमिसाइल को जो डेफिनेशन है उसमें 2 एलिमेंट ऐड होंगे। सबसे पहला एलिमेंट होगा एक्चुअल रेजिडेंस ऑफ द पर्सन, और जो दूसरा एलिमेंट होगा द प्रेजेंट इंटेंशन टू रिमेन देयर परमानेंटली। मीन्स डोमिसाइल के लिए 2 इंटेंशन या 2 एलिमेंट होना जरूरी है। एक तो वहां का बंदे का एक्चुअल रेजिडेंस होना चाहिए, और दूसरा उसकी वहां पे इंटेंशन होनी चाहिए वहां पे परमानेंट सेटल होने की, ना कि वहां पे उसका कोई पर्पज या स्पेशल या टेम्परेरी पर्पज हो। तो ये 2 एलिमेंट हैं, ये डोमिसाइल की डेफिनेशन में आएंगे। इन द केस ऑफ लुइस डी रायत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट 1886 में ये केस कोर्ट के सामने आया जब कुछ फॉरेनर क्रिश्चियन मिशनरी ने इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में अपने पासपोर्ट के बेसिस पे जो उनको डिफरेंट कंट्री द्वारा इशू किए गए थे उनके ऊपर इंडिया में रहने का प्रेफर किया, और उन्होंने उसके लिए टाइम टू टाइम इंडियन गवर्नमेंट के पास अपनी एप्लीकेशन भी लगाई टाइम को एक्सटेंड करने के लिए। बट उनकी किसी भी एप्लीकेशन में ऐसा कुछ भी सजेशन नहीं था कि उनकी कोई परमानेंट इंटेंशन है इंडिया में रहने की। तो इसीलिए कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये अगर कोई परमानेंट इंटेंशन नहीं है तो उसको इंडियन डोमिसाइल या इंडियन सिटीजन नहीं माना जा सकता। काइंड ऑफ डोमिसाइल, 2 तरह के डोमिसाइल होते हैं। पहला डोमिसाइल है डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, दूसरा है डोमिसाइल ऑफ चॉइस। अब डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन की डेफिनेशन है या जिसको कंसेप्ट है इसको समझाया गया है लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड AIR 2002। झारखंड हाई कोर्ट ने ये वर्ड को डिफाइन किया कि डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन मीन्स होम ऑफ पेरेंट, जहाँ पे आपके माता पिता रहते हैं, जहाँ पे आपका बाय बर्थ है वो आपका डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन है। आपके बर्थ के साथ जो कनेक्शन है, आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपका डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन है। डोमिसाइल ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, आपके माता पिता का जो डोमिसाइल था बर्थ के टाइम पे वो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन कहा जाएगा।
बच्चे का डोमिसाइल ऑफ ऑरिजिन तब तक वहाँ पे कहे जाएगा जब तक वो उस जगह को छोड़ नहीं देता या वो उस जगह को छोड़ के कहीं दूसरी नई जगह का डोमिसाइल नहीं लेता, तब तक उसे डोमिसाइल ऑफ ऑरिजिन की कैटेगरी में रखा जाएगा। उसके बाद आता है डोमिसाइल ऑफ चॉइस। डोमिसाइल ऑफ चॉइस में ब्लैक लॉ डिक्शनरी 5th एडिशन कहता है, डोमिसाइल ऑफ चॉइस आर द फैक्ट ऑफ फिजिकल प्रेजेंस एट ए ड्वेलिंग प्लेस। मीन्स अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस है किसी भी प्लेस के ऊपर विद द इंटेंशन टू मेक दैट प्लेस होम, आप कहीं भी चले जाए आपके बर्थ प्लेस को छोड़ के, वहाँ पे आपकी ये इंटेंशन है और आप वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस भी है और आपकी इंटेंशन वहाँ पे परमानेंट सेटल होने की है, तो वो डोमिसाइल ऑफ चॉइस आ जाएगा। एवरी पर्सन कैन एक्वायर डोमिसाइल ऑफ चॉइस बाय अबंडनिंग डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। कोई भी व्यक्ति है वो डोमिसाइल जो चॉइस है वो एक्वायर कर सकता है अपना डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन को छोड़ के। सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ सौंदर गोपाल वर्सेस सौंदर रानी AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट 2678 में कहा कि राइट टू चेंज द डोमिसाइल ऑफ बर्थ इज अवेलेबल टू एनी पर्सन नॉट लीगली डिपेंडेंट। किसी के ऊपर जो लीगली डिपेंडेंट नहीं है वो अपना जो डोमिसाइल है, जिसे हम डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन या डोमिसाइल ऑफ बर्थ कहते हैं, उसको चेंज करने का उसके पास राइट है। और ए पर्सन कैन एक्वायर डोमिसाइल ऑफ चॉइस बाय रिसाइडिंग इन द कंट्री ऑफ हिज चॉइस। अब जो पर्सन है वो अपना चॉइस के साथ किसी दूसरी कंट्री में रह सकता है और वो डोमिसाइल बाय चॉइस एक्वायर कर सकता है कि इस इंटेंशन के साथ कि वहाँ पे वो परमानेंटली रहना चाहता है। अब आता है सिंगल डोमिसाइल इंडिया। तो इंडिया में सिंगल डोमिसाइल का कंसेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में सिर्फ एक ही डोमिसाइल का कंसेप्ट है, स्टेट और सेंटर का अलग डोमिसाइल नहीं है। इसके लिए जो लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने पास की थी, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में तो ये आएगा ही आएगा। तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डोमिसाइल का कंसेप्ट है, एंटायर कंसेप्ट है, उसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो सामने ये जो मैटर था वो मैटर था मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन को लेके, क्योंकि बहुत सी स्टेट की ऐसी प्रैक्टिस बन चुकी थी कि वो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को देते थे जो उस स्टेट का रेजिडेंस था या उस स्टेट का रहने वाला स्टूडेंट था। तो बाहर से जो आने वाला किसी दूसरी स्टेट से उसको लिए वो उन्होंने डोमिसाइल की कंडीशन कंपलसरी कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही डोमिसाइल को मानता है, डोमिसाइल इन इंडिया। तो आर्टिकल 5 बिल्कुल क्लियर है कि डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स सिर्फ एक ही डोमिसाइल रहेगा, इसमें कोई सेपरेट डोमिसाइल स्टेट के लिए नहीं होगा। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी जो सिटीजन के लिए डोमिसाइल को लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड की थी। अब नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन। माइग्रेशन कंसर्न करती है पाकिस्तान को। जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो बहुत से लोग पाकिस्तान के जो इंडिया आए और पाकिस्तान इंडिया के लोग वो पाकिस्तान गए। तो ये जो प्रोविज़न है ये उस टाइम पे इस लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई थी। तो आर्टिकल 6 कहता है एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ए पर्सन हु इज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इन पाकिस्तान शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जो लोग पाकिस्तान की टेरिटरी से इंडिया में आ गए, जो अब पाकिस्तान में हैं, उनको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। या ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वो इंडिया में बॉर्न हुए थे, जो इंडिया मींस जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार डिफाइन था। इट मींस अनडिवाइडेड इंडिया था, उसमें जो लोग थे वो इंडियन सिटीजन के तौर पे माने जाएंगे। और जो सच पर्सन है पाकिस्तान टू फ्रॉम पाकिस्तान कुड एक्वायर इंडियन सिटीजन, वो ऐसे लोग हैं, वो इंडियन सिटीजन जो पाकिस्तान से हैं माइग्रेटेड हुए हैं, वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो आर्टिकल जो 6 है उसने 2 कैटेगरी में माइग्रेंट्स को कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले वो लोग जो 19 जुलाई 1948 को इंडिया में आ गए और वो लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आए। हम इन दोनों को देख लेते हैं। जो लोग 19 जुलाई 1948 को पहले इंडिया में आ गए
वो टेरिटरी में आ गए, इंडियन टेरिटरी में आ गए, वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। और जो लोग 19 जुलाई 1948 को बाद में इंडियन की टेरिटरी में आए, उनको उनके लिए एक प्रोविज़न बना दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया जिसको वो उन लोगों की रजिस्ट्रेशन करता था। उन लोगों को उसके सामने एक एप्लीकेशन लगाना पड़ता था ताकि वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सके। बस इसके लिए जो प्रोवाइजो में प्रोवाइड किया गया वो कम से कम एप्लीकेशन लगाने से 6 महीने पहले तक का बंदा वो इंडियन टेरिटरी में रह रहा होगा। तो ये 2 तरह के लोग माइग्रेशन के तौर पे इंडिया में लिए गए। अब आती है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 कवर करता है ओवरसीज इंडियन को, हैविंग ए नो डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो लोग जो पाकिस्तान को छोड़ के किसी और दूसरी कंट्री में रह रहे थे और उनके पास इंडिया का डोमिसाइल नहीं था, इंडिया के टेरिटरी में नहीं था, उन लोगों के लिए जो खुद या उनके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अनडिवाइडेड टेरिटरी मीन्स पाकिस्तान इंक्लूडिंग में पैदा हुए थे, बट वो किसी दूसरी कंट्री में आउटसाइड इंडिया को रह रहे थे, वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। अगर वो डिप्लोमेटिक या काउंसलर जो उस कंट्री में है उसके पास अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन वो करवा सकते थे बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कोई भी कभी भी वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते थे और वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे, बट शर्त ये थी कि वो या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट वो अनडिवाइडेड टेरिटरी ऑफ इंडिया में बॉर्न हुए होने चाहिए थे। अब नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब जो आर्टिकल पहले हमने देखा 6 में, उसमें था जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए। अब ये आर्टिकल 7 है, ये उन लोगों के लिए था जो लोग इंडिया से पाकिस्तान के लिए गए। तो जो आर्टिकल 7 है वो ओवरराइड करता है आर्टिकल 5 को, फॉर इवन इफ ए पर्सन वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो आर्टिकल 5 कहता है कि वो लोग जो इंडियन टेरिटरी में रह रहे हैं वो इंडियन सिटीजन हैं, वो सारे इंडियन सिटीजन माने गए। बट ये आर्टिकल 7 कहता है कि जो लोग आर्टिकल 7 के अनुसार इंडिया की टेरिटरी को छोड़ के पाकिस्तान चले गए वो इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे। तो आर्टिकल 7 है ओवरराइड करता है कि इफ ए पर्सन वाज ए सिटीजन, चाहे वो इंडिया का सिटीजन है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 आर्टिकल के अनुसार वो इंडिया का सिटीजन है, ही वुड सीज टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए वो इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे। और तो ये डेट क्लियर है, 1 मार्च 1947 के पहले बाद जो लोग पाकिस्तान में चले गए वो इंडिया के सिटीजन नहीं रहे, चाहे 5 आर्टिकल के अनुसार वो लोग सिटीजन थे। बट इस प्रोविज़न के अनुसार जो लोग 19 जुलाई 1948 को वापस इंडिया आ गए उनके ऊपर ये सेक्शन 7 की जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, वो इंडियन सिटीजन ही माने जाएंगे। बट उनके पास वो परमिशन होनी चाहिए जो रीसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था। अब आता है आर्टिकल 9 नो ड्यूल सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 ये क्लियरली कहता है कि कोई भी पर्सन अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ के किसी फॉरेन की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा। इन अ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस कादेर AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 9 है वो रिकॉग्नाइज करता है प्रिंसिपल को कि नो इंडियन सिटीजन कैन क्लेम ए ड्यूल और प्लूरल सिटीजनशिप। कोई भी इंडियन ड्यूल और प्लूरल सिटीजनशिप है जो वो क्लेम नहीं कर सकता। क्वेश्चन ऑफ वेदर एन इंडियन हैज एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन कंट्री और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन विच इज टू बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बाय द कोर्ट। मीन्स जो भी ऐसा कोई क्वेश्चन अगर अराइज होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उस कोर्ट के पास वो कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। अब नेक्स्ट आता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 कहता है कि एवरी पर्सन हु इज or is deemed to be a citizen of India under any of the provisions shall continue to be such citizen। आर्टिकल 10 कहता है कि जो लोग सिटीजन माने गए हैं वो इंडिया के सिटीजनशिप ही उनकी कंटिन्यू रहेगी, बट
अगर कोई वो होगी सब्जेक्ट टू कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट पास करती है तो वो रहेगी। इन अदर वर्ड राइट ऑफ सिटीजन कैन बी टेकन ओनली अवे ओनली एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा किए गए लॉ के द्वारा ही अगर उसका कोई सिटीजनशिप का राइट है वो लिया जा सकता है, अदरवाइज वो सिटीजनशिप उसकी कंटिन्यूटी में रहेगी। आगे आता है पार्लियामेंट ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप लॉ आर्टिकल 11। ये हमारा पॉइंट 7 था, कुछ नंबरिंग में टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुई है, अदरवाइज ये हमारा 7 पॉइंट था जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो पार्लियामेंट ऑफ पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप लॉ आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय एक्सप्रेस प्रोविजन लॉ मेड बाय इट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सिटीजनशिप के लॉ को रेगुलेट कर सकती है। तो ये प्रोविजन है जो एक्सप्रेसली एम्पावर करती है पार्लियामेंट टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिससे पहले जो हमने प्रोविजन देखी है वो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। तो आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट के पास ये पावर दे दी कि पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी लॉ बना के, जो सिटीजनशिप कैसे होगी, क्या होगी, कोई भी अमेंडमेंट होगी तो वो पार्लियामेंट करेगी। तो एक्सप्रेस प्रोविजन बनाने की या लॉ बनाने की, लेजिस्लेशन बनाने की पावर आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट के पास दे दी। तो पार्लियामेंट ने अपनी पावर को यूज करते हुए सबसे पहले इनेक्ट किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इस एक्ट को फर्दर जो इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2090 में इसको अमेंड किया गया था, जो पार्लियामेंट ने पास किया था। ये जो एक्ट जो पास हुए थे ये आर्टिकल 11 में जो पार्लियामेंट के पास पावर है उसके अंतर्गत ही पावर हुआ। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट के पास है वो पावर है जो सिटीजनशिप के लॉ को रेगुलेट करने की। बाकी जो प्रोविजन है वो इंडियन सिटीजनशिप की हैं, वो उस टाइम की हैं एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी। उसके बाद जो भी लॉ बनेंगे, जो भी बनेंगे, वो पावर पार्लियामेंट के पास है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक था जो सिटीजनशिप के ऊपर था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को प्रेस भी करें सो दैट कि आपको आने वाली जो नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।